दोस्तों नमस्कार। आज़ादी के चंद सालों पहले दो दोस्त जो स्वतंत्रता सेनानी थे, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं। उनमें से एक गुरु शमशेर नायक शहीद हो जाता है, जबकि दूसरा विद्याधर भारत के आज़ाद होने के बाद हरिद्वार में अपना परिवार बसा लेता है। विद्याधर के तीन बेटों में से दो स्थायी रूप से विदेश चले जाते हैं, लेकिन तीसरा बेटा रंजन दास यहीं रह जाता है। रंजन दास रंजन बाबू के नाम से विख्यात होता है। अब रंजन बाबू के परिवार में बदलती दुनिया की बुराइयां घर करने लगती हैं। धर्मेंद्र और उसकी पत्नी सविता तथा सुरेंद्र और उसकी पत्नी नीता कुत्सित आचरणों में लिप्त हो जाते हैं, जबकि रंजन बाबू का अपनी पत्नी के साथ 36 का आंकड़ा है। यह कहानी आगे बढ़ती है तो सामाजिक और पारिवारिक विद्रूपताएं हमें अवाक विचलित करने लगती हैं। मित्रों, इसके आगे की कथा 5वें अध्याय अभिशप्त साहचर्य में सुनिए। वाचक स्वयं मैं ही हूं। बड़ी बहू सविता का कुलकर्णी परिवार में आना एक अंधड़ तूफान जैसा था। सविता ने बलात्कारी से पति बन चुके धीरेंद्र को तन मन से कभी स्वीकार किया ही नहीं। धीरेंद्र भी जब उसके पास आता तो अपराध बोध के कारण उसके सामने अपना सिर कभी नहीं उठा पाता। यूं तो सविता उससे उसी दिन गर्भवती हो गई थी जिस दिन उसने उसका बलात्कार किया था, लेकिन धीरेंद्र का मानना था कि सूरज उसका बेटा नहीं है, बल्कि उसके दोस्त रीछपाल जाट का बेटा है, क्योंकि उसके बाद उसका बलात्कार तो रीछपाल ने ही किया था। यह मसला सचमुच बड़ा अजीब था, पर इस मसले पर दोनों में खूब झगड़ा होता। हालांकि सविता का बेटा भी 3 साल का हो चुका था। चुनांचे झगड़े में धीरेंद्र ही आत्मसमर्पण करता और खामोश रहना ही अपने हित में मानता। रंजन बाबू ने दोनों के बीच इस कड़वाहट को कम करने की भरपूर चेष्टा की। तदनंतर एक नया प्रकरण सामने उजागर हुआ। सविता को धीरेंद्र की गर्लफ्रेंड सुकन्या के बारे में पता चला, जिसके साथ धीरेंद्र का रिश्ता उतना गहरा था कि उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। सविता के लिए यही एक अच्छा मौका था कि वह अपने पूर्व प्रेमी अश्वनी को इस घर में प्रवेश दिला सके और उस संबंध को फिर से चालू कर सके, जिसके लिए उसकी रातों की नींद और दिन का चैन हराम हो चुका था। यूं भी धीरेंद्र का दाम्पत्य जीवन एक झूठे आडंबर के आवरण से ढका हुआ था। पति पत्नी के रिश्ते तो उनमें कभी बन ही नहीं पाए थे, जिसका कारण सविता के मन में उसके लिए उमड़ती हुई घोर जुगुप्सा थी। लिहाजा तकदीर ने उसकी मंशा को पूरा करने के लिए एक अच्छा अवसर दिया। जिस दिन धीरेंद्र की कोट की जेब से उसने सुकन्या का पत्र बरामद किया, उसने उसे तत्काल बुलाकर किसी लाग लपेट के बगैर उसे पत्र दिखाते हुए कहा, धीरू, मैं यह प्रेम पत्र तुम्हारे बाबूजी और अम्मा जी को दिखाने जा रही हूं। तब तो धीरेंद्र के तो होश ही उड़ गए कि आखिर उससे ऐसी गलती हो कैसे गई, यानी सुकन्या का पत्र उसके कोट में ही कैसे रह गया। वह तो साष्टांग उसके कदमों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा, सविता, ऐसा कभी मत करना, वरना मेरा जीना हराम हो जाएगा। मेरी सांस तो सुकन्या में ही अटकी रहती है। अगर मुझ पर उससे किनारा करने के लिए दबाव डाला गया तो मैं दुनिया से ही किनारा कर लूंगा। तब सविता ने तत्क्षण नाले पर ताला मारा, अच्छा, अगर तुम सुकन्या को नहीं छोड़ सकते तो मुझे भी आजादी दे दो। कैसी आजादी? उसकी भौहें तन गई। मैं भी अपने बॉयफ्रेंड अश्वनी के साथ रहकर अपने मन के सारे मंसूबे और मुरादें पूरा करना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ शादी करना तो मेरी एक मजबूरी थी। वैसे भी हम दोनों के बीच पति पत्नी जैसा कुछ है भी नहीं, बस दुनिया के दिखावे के लिए इस रिश्ते को ढोना भर है। उसके चेहरे पर रोष का भाव साफ दिखाई दे रहा था।
यूं तो सविता के बॉयफ्रेंड के बारे में धीरेन्द्र ने उड़ती उड़ती बातें ही सुनी थी, पर खुद उसी के मुंह से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में सुनकर धीरेन्द्र के पैरों तले जमीन खिसकती सी जान पड़ी। उसे लगा कि जैसे उसकी गृहस्थी बस चंद दिनों तक ही चलने वाली है। धीरेन्द्र तो दोहरी भूमिका खेलने के लिए सदैव तैयार रहता था। उसने सोचा कि विवाहित प्रेम प्रसंग के साथ साथ गृहस्थ जीवन भी चलता रहे तो इसमें क्या हर्ज है। उसने तय किया कि उसे एक मध्यम मार्ग चुनकर ही चलना होगा। धीरेन्द्र ने धीरज धारण करते हुए नरमी से कहा, ये अश्वनी कौन है? क्या ये वही शख्स है जो शादी वाले दिन तुम्हारे आसपास मंडरा रहा था? मैं तो उसे तुम्हारा कोई भाई वाई या रिश्तेदार समझता था। सफिदा ने गला साफ करते हुए कहा, हाँ, ये अश्वनी वही है जिससे मैं शादी करना चाहती थी, पर तुमने अपने काले करतूतों के कारण मेरी जिंदगी को तबाह कर दिया। बहरहाल, अगर तुम सुकन्या को नहीं छोड़ सकते तो मुझे अश्वनी के साथ रहने दो, वरना इसका अंजाम तो तुम जानते ही हो। मैं चुप नहीं रहने वाली। वह हाथ में लिए पत्र को उसके आगे गोल गोल घुमाने लगी। लेकिन तुम यह रिश्ता निभाओगी कैसे? तलाक के बारे में सोचना तक नहीं तो बाबूजी और अम्मा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, उसने निर्णायक लहजे में कहा। सुनो, मैं ऐसा वैसा कुछ भी नहीं करूंगी। रहूंगी तो इसी घर में तुम्हारी लीगल वाइफ का चोंगा पहनकर, पर मेरा संबंध रहेगा तो सिर्फ अश्वनी के साथ। तुम ही उसे किसी बहाने से इस घर में आने जाने की खुली छूट दिलवा सकते हो। मैं भी तुम्हारे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बीच कभी नहीं आऊंगी, ये मेरा वादा रहा। बहरहाल, वाकपटुता और कांयेपन में धीरेन्द्र तो उसके आसपास कहीं भी नहीं ठहरता था। उसकी शर्त सुनकर धीरेन्द्र कई दिनों तक खामोश और गुमसुम रहा। लिहाजा उसकी हालत उस सांप की तरह थी जिसने गलती से एक छुछुंदर को निगलने की कोशिश की थी, जिसे वह गले में रखकर न तो वह निगल सकता था न ही उगल सकता था। पर एक दिन जब सविता के संकेत पर उसका बॉयफ्रेंड अश्वनी घर में आ धमका तो उसने घर के अंदर अन्य सभी सदस्यों के सामने धीरेन्द्र को बुलाकर कहा, देखो, ये अश्वनी है, मेरे दूर का रिश्तेदार। अश्वनी का परिचय सुनकर धीरेन्द्र सब कुछ जानते हुए कुछ पल चुपचाप सोचता रहा। फिर वह अश्वनी की ओर मुखातिब हुआ और उसे गले लगाते हुए उससे मुस्कुराकर कहा, यार, बहुत देर कर दी आने में। मैं तो तुम्हारा इंतजार कितने दिनों से कर रहा था। हाँ, तुम इसे अपना ही घर समझो। यहाँ किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ जब जी चाहे आओ, जब जी चाहे जाओ। धीरेन्द्र ने एक समझौतावादी रास्ता अपनाना ही उचित समझा, जबकि वहां खड़े रंजन बाबू को उसकी बात पर बेहद आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अश्वनी के हाव भाव से सब कुछ जान लिया था। उन्होंने अपने बाल धूप में यूं ही सफेद नहीं किए थे, लेकिन उस समय रोहिणी और सुरेंद्र को सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। मित्रों, इस अजीबोगरीब दौर में परिवार में सारा सामाजिक क्रिया व्यापार दबाव में किए गए समझौतों के अनुसार ही चल रहा है, जिसमें नैतिकता के प्रति चिंता तो कहीं दिखाई ही नहीं देती। कमाल है, ऐसे समझौते निहित स्वार्थों को पूरा करने के लिए किए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक ढांचा स्खलित होता जा रहा है तथा सामाजिक संस्कृति छिन्न भिन्न होती जा रही है। पुरुष अपने हितों की पूर्ति के लिए स्त्रियों द्वारा भोगी जा रही अपरिमित सुविधाओं और अधिकार में कोई दखलंदाजी नहीं करता, और स्त्रियां भी यही कर रही हैं। हस्तक्षेप की संस्कृति, जिससे सामाजिक पारिवारिक निरंकुशता पर लगाम कसा जाता था, लुप्त प्राय होती जा रही है। दरअसल भावी पीढ़ियों के समग्रतावादी विकास के प्रति उदासीनता बेहद खतरनाक साबित होता जा रहा है। भावी पीढ़ियों की संततियां भी आपत्तिजनक सुख साधनों का अबाध भोग करने को तैयार हो रही हैं। यह खुला सच है कि कुलकर्णी परिवार में सब कुछ समझौतों के अनुसार ही चल रहा है। क्या इस कदर समझौतावादी होना जायज है?
रिश्तों और समस्याओं से समझौता करना अंततोगत्वा नुकसानदायक ही होता है। अब स्त्रियों में सौतिया डाह जैसी बात बहुत कम दिखाई दे रही है। निसंदेह यह एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव है और स्त्रियों के मनोविज्ञान में आश्चर्यजनक परिवर्तन भी। बेशक सौतिया डाह भले ही आलोचनास्पद रहा है, यह पुरुष को एक नैतिक बंधन में जकड़ने का प्रमुख साधन रहा है। इसके अतिरिक्त पर पुरुष संग स्त्री का साहचर्य तो पुरुष को हिंसक प्रतिक्रिया करने को सदियों से उकसाता रहा है। बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ और घमासान युद्ध भी इसीलिए लड़े गए हैं। पर इसमें बदलाव आने पर जो नई मानसिकता भावी पीढ़ियों की जीवन शैली को भी प्रभावित करेगी, उसका सामाजिक जीवन पर विखंडनकारी प्रभाव पड़ेगा। नई पीढ़ी निरंकुश होकर अपरिमित सुख साधनों का उपभोग करना अपना हक मान रही है, भले ही उसकी शिक्षा दीक्षा का ही मुद्दा क्यों न हो। अस्तु कुलकर्णी परिवार का अस्तित्व बना हुआ है और वहाँ सभी आवश्यक पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाई जा रही हैं। बहुएं माँ बनने का फर्ज अदा कर रही हैं और पतिगण अपने बच्चों के लालन पालन से लेकर उन्हें विद्यालयों में शिक्षार्जन हेतु भेजने की कवायद करने में कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। बहरहाल जिस परिवार में संयुक्त व्यवस्था बनाए रखने के जद्दोजहद के तहत सभी सामाजिक जिम्मेदारियां निभाई जा रही हों, वहां तीन तीन पीढ़ियों की मौजूदगी के चलते वैचारिक टकराव होना अवश्यंभावी है। यूं भी इस संक्रमणशील समाज में तथाकथित जनरेशन गैप और सामाजिक मूल्यों के अधोपतन के चलते ऐसा तो होना ही है। स्थापित तौर पर काल परीक्षित और मान्यता प्राप्त विचारधाराओं और मनोवृत्तियों में अंतर आने को जनरेशन गैप कहा जाना कदापि न्याय संगत नहीं है। यह पुरानी पीढ़ी तथा मानव हित के निर्धारित सर्वकालिक मानदंडों के प्रति एक घोर अन्याय है। नई विचारधाराएं और मनोवृत्तियां समाज का खंडन भंजन कर रही हैं, इसलिए इनका प्रतिकार किया जाना चाहिए, यही श्रेयस्कर होगा। मित्रों, इसके अगले अध्याय जिसका शीर्षक है कुसंस्कार की विदेशी विरासत का वाचन अगले वीडियो में सुनिएगा। प्रतीक्षा रहेगी आपकी। धन्यवाद।